नमस्कार। आज हम CSS को इस्तेमाल करने के कुछ सबसे ज़रूरी तरीकों पर बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि ये तरीके एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि असली मुश्किल क्या है। फिर हम इसके 3 समाधान देखेंगे। इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि जब ये समाधान आपस में टकराते हैं तो क्या होता है। और आखिर में हम उन नियमों को समझेंगे जो तय करते हैं कि कौन सा स्टाइल लागू होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए हमारे पास एक वेब पेज है जो सिर्फ सादे HTML से बना है, जिस पर कोई स्टाइल नहीं है। देखिए, हमारे पास एक हेडिंग है और एक पैराग्राफ है, लेकिन ये सिर्फ सादा, काला और सफ़ेद टेक्स्ट है। देखने में कुछ खास नहीं लग रहा है ना? तो असली चुनौती यही है कि इसे बेहतर कैसे बनाया जाए। इसमें रंग, बैकग्राउंड और बाकी स्टाइल कैसे डालें, और सबसे ज़रूरी बात, इसे करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो चलिए हमारे पहले तरीके पर चलते हैं। ये स्टाइल लागू करने का सबसे सीधा और आसान तरीका है। इस तकनीक का मतलब है कि स्टाइल के नियम सीधे उसी HTML टैग के अंदर लिख दिए जाते हैं जिसे हम बदलना चाहते हैं। और ये उदाहरण इसे बिल्कुल साफ कर देता है। बस एक स्टाइल एट्रीब्यूट जोड़ा और बूम, हेडिंग तुरंत लाल हो गई और उसका बैकग्राउंड पीला हो गया। कितना तेज है ये! लेकिन इसमें एक दिक्कत है। भले ये एक एलिमेंट के लिए बहुत तेज है, लेकिन सोचिए अगर किसी बड़ी वेबसाइट के हर एलिमेंट के लिए ऐसा करना पड़े तो HTML फाइल पूरी तरह से उलझ जाएगी और उसे मैनेज करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो जाहिर है कि हमें अपने स्टाइल्स को मैनेज करने के लिए एक बेहतर, ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके की ज़रूरत है। और यहीं पर हमारे 2 बेहतर तरीके सामने आते हैं। अच्छा, तो हमारे पास है इंटरनल और एक्सटर्नल CSS। दोनों का मूल विचार एक ही है, स्टाइल को HTML कंटेंट से अलग रखना। लेकिन वो इसे कहाँ रखते हैं, यही मुख्य अंतर है। इंटरनल CSS में सारे स्टाइल्स को एक स्टाइल टैग के अंदर रखा जाता है और ये टैग HTML फाइल के हेड सेक्शन में होता है। अगर सिर्फ एक पेज को स्टाइल करना है तो ये तरीका बढ़िया है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल CSS की। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है, मतलब एक तरह का स्टैंडर्ड है। इसमें सारे स्टाइल्स एक अलग .css फाइल में होते हैं। फिर उस फाइल को HTML के हेड सेक्शन से लिंक कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब बात और भी दिलचस्प हो जाती है। क्या होता है जब हम इन अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल एक ही एलिमेंट पर करते हैं? अगर वे एक दूसरे के खिलाफ हों तो अगर एक स्टाइल कहता है इसे बैंगनी बनाओ और दूसरा कहता है नहीं, इसे हरा बनाओ, तो कौन जीतेगा? यही वो टकराव है जिसे हमें समझने की जरूरत है। जब इंटरनल और एक्सटर्नल स्टाइल्स के बीच टकराव होता है तो ब्राउज़र के पास विजेता तय करने का एक बहुत ही आसान नियम होता है। ये सब क्रम के बारे में है। ब्राउज़र जिस स्टाइल को सबसे आखिर में पढ़ता है वही लागू होता है। मतलब अगर आप अपनी एक्सटर्नल स्टाइल शीट को HTML में अपने इंटरनल स्टाइल टैग के बाद लिंक करते हैं तो एक्सटर्नल स्टाइल जीत जाएगा। बस इतना ही आसान है। लेकिन रुकिए, इसमें एक वाइल्ड कार्ड भी है। एक ऐसा तरीका है जिससे एक स्टाइल को हर हाल में जिताया जा सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी प्रॉपर्टी के ठीक बाद इम्पॉर्टेंट जोड़कर आप ब्राउज़र को बता रहे हैं, सुनो, इस पर कोई बहस नहीं होगी, यही जीतेगा बस। ये सबसे बड़ा तुरुप का इक्का है। चलिए अब इन सब को एक साथ मिलाकर एक फाइनल रूल बुक बनाते हैं। एक ऐसी साफ सुथरी लिस्ट जो बताए कि CSS की इस लड़ाई में कौन जीतता है। तो नियम नंबर 1, इनलाइन स्टाइल्स, यानी जो HTML टैग के अंदर होते हैं वे सबसे ताकतवर होते हैं। उनके बाद इंटरनल और एक्सटर्नल स्टाइल्स का क्रम मायने रखता है। जो आखिर में पढ़ा जाएगा वही जीतेगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट, नियम सबका बॉस है, ये बाकी सबको हरा देता है। तो ये रही एक छोटी सी चीट शीट। इसमें हर तरीके की तुलना की गई है कि वो कहाँ होता है और उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल कब करना चाहिए। तो अब जब नियम साफ हैं तो अगले प्रोजेक्ट को पूरे कंट्रोल के साथ बनाया जा सकता है। इस हायरार्की को समझना ही सिर्फ CSS लिखने और उस पर असल में महारत हासिल करने के बीच का फर्क है। ये डिज़ाइन पर पूरा कंट्रोल पाने के बारे में है।